हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दीजिएगा फॉर मोर वांगशन एफएफ्स। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जियांग फेंगम्यान और मैडम यू दोनों ही लैन कबीला आ चुके थे और उन्होंने जब वे यिंग के बारे में पूछा तो एक सर्वेंट ने उन्हें बताया कि वे यिंग की तबीयत खराब है। ये देखकर मैडम यू बहुत गुस्से में हुई। मैडम यू जब वे यिंग के रूम पहुंचे तो उन्होंने वे यिंग की जो हालत देखी उसे देखकर तो वो भी सहम गई। वे यिंग बहुत बुरी हालत में था, लेकिन फिर भी वे यिंग ने कुछ नहीं कहा। और वहाँ दूसरी तरफ कैंग से सेरन को भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें भी लगा कि जैसे कुछ बहुत बुरा हुआ होगा। उन्हें एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उन्हें बहुत ही ज़्यादा घुटन सी महसूस हो रही थी। न जाने क्यों उन्हें वे यिंग के लिए बहुत डर लग रहा था। और वो जब उस फ्लावर की ओर देखती हैं तब वो और भी ज़्यादा डर जाती हैं, क्योंकि आज वो फ्लावर पहले की तरह शाइन नहीं कर रहा था। कैंग से सेरन ने बहुत सोचा और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो ह्यूमंस की दुनिया में जाएंगे। उन्हें डर तो लगा, लेकिन वो वी यिंग के लिए कुछ भी कर सकती हैं। इसीलिए वो वी चांगसे को बिना बताए ह्यूमंस की दुनिया में चली गई। कैंग से सेरन वी कबीला पहुंची, जहां पर पहले वो रहा करती थी अपने पति वी चांगसे के साथ। उन्हें वो सभी चीज़ें याद आने लगी कि पहले ये कबीला कितना सुंदर हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ कुछ नहीं है। टूटी फूटी चीज़ें हैं, टूटे हुए घर हैं। और वो उसी घर के सामने आ जाती हैं जहाँ वो अपने बेटे और अपने पति यानी कि वी चांगसे के साथ रहा करती थी। वो उस टूटे हुए घर की ओर देखने लगती हैं जहाँ अब कुछ नहीं बचा था। टूटी फूटी चीज़ें ही थी, वो भी अब बिल्कुल भी गायब होने वाली थी। यहाँ ऐसा लगता है जैसे कई सदियां बीत गई हों, यहाँ कोई न आया हो। कैंग से सेरन की आंखों में आंसू आने लगते हैं अपने पुराने घर को देखकर, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कितने ब्यूटीफुल मोमेंट्स बिताए थे अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चे वी यिंग के साथ। लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी नहीं था। उनकी आंखों से बहुत ही ज़्यादा आंसू गिर रहे थे। तभी उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो कैंग से सेरन जल्दी से पीछे मुड़ जाती हैं। और वो जैसे ही पीछे मुड़ती हैं तो वहाँ पर कैंग से वी चांग से खड़े हुए थे। उन्हें देखने के बाद कैंग से सेरन बहुत ही ज़्यादा रोने लगती हैं और वो उन्हें गले लगा लेती हैं। वी चांग से भी कैंग से सेरन को बहुत ही टाइटली होल्ड कर लेते हैं और वो भी रोने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी ये सब चीज़ें याद आ रही थी। उनका कबीला कितना ब्यूटीफुल हुआ करता था, कितनी सुंदर चीज़ें हुआ करती थी। यहाँ लोटस पाउंड थे, फ्लावर्स थे, ब्यूटीफुल घर थे। उनकी कितनी ब्यूटीफुल यादें हैं यहाँ, लेकिन अब यहाँ कुछ भी नहीं है। वो दोनों एक दूसरे को इसी तरह से गले लगाए हुए काफ़ी देर खड़े रहते हैं। दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं थे। कितने सालों बाद वो यहाँ आए थे। उन दोनों की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और वहाँ दूसरी तरफ वे यिंग ने मैडम यू की ओर देखा और वो बोलता है, प्लीज़ मुझे बताइए आखिरकार मैं कौन हूँ। मैं जानता हूँ कि कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो आप मुझे नहीं बता रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। मैडम यू वे यिंग की ओर देखती हैं और बोलती हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है वे यिंग, तुम ये क्या सोच रहे हो। तुम मेरे बेटे हो। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है वे यिंग। तभी वहाँ पर जियांग फेंगमियान आ जाते हैं और वो वे यिंग की ओर देखते हैं। तभी वे यिंग अपनी जगह से खड़े होने की कोशिश करता है। वो बहुत ही मुश्किल से खड़ा हो पाता है, अपने रोप्स को ठीक करता है और वो अपने फादर जियांग फेंगमियान के पास जाता है और बोलता है, प्लीज़ आप तो मुझे बताइए आखिरकार मैं हूँ कौन। प्लीज़ मुझे बताइए ये सब क्या हो रहा है, मुझे जानना है, प्लीज़ मुझे बताइए। तभी जियांग फेंगमियान मैडम यू की ओर देखते हैं और बोलते हैं, यू इसे सच बता दो। अब हमें नहीं लगता कि हम वे यिंग से और छुपा पाएंगे। इसे जानना ज़रूरी है कि ये कौन है। आप इसे सब सच बता दीजिए। तभी महारानी यू अपनी जगह से खड़ी होती हैं और बोलती है, नहीं ये आप क्या बोल रहे हैं। तभी जियांग चैंग भी बोलता है, पिताजी ये आप क्या बोल रहे हैं। वी यिंग क्या क्या सच में मेरा मेरा भाई नहीं है। जियांग चैंग की भी आंखों से आंसू आ रहे थे और वी यिंग की। तभी मैडम यू जियांग चैंग की ओर देखती हैं और बोलती हैं, जियांग चैंग नहीं वो तुम्हारा भाई है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। फेंगमियान ये आप क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो मेरा बेटा है। तभी जियांग फेंगमियान मैडम यू की ओर देखते हैं और बोलते हैं, यू प्लीज़ उसे बता दो। अगर अगर हमने इसे अब नहीं बताया तो फिर हम कभी नहीं बता पाएंगे, प्लीज़। ये सुनकर मैडम यू की आंखों से भी आंसू आने लगते हैं। मैडम यू जियांग फेंगमियान की ओर देखती हैं। तभी जियांग फेंगमियान मैडम यू के पास आते हैं और वो उन्हें हग कर लेते हैं और बोलते हैं,
एक ना एक दिन वीइंग को ये सच्चाई पता चलनी ही थी, तो यही सही होगा कि हम उसे अभी बता दें। प्लीज़ उसे सब बता दो। मैडम यू अपने आप को बहुत ही मुश्किल से संभाल पाती हैं और वो वीइंग के पास आती हैं। वीइंग का हाथ पकड़ती हैं और वो उसे अच्छे से बेड पर बिठाती हैं और बोलती हैं, वीइंग, अब मैं जो तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे सुनने के बाद ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह माना है। तभी वीइंग मैडम यू की ओर देखता है और बोलता है, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं सोचूंगा। नहीं, आप ही मेरी माँ हैं, मैं जानता हूँ। आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मैं जानता हूँ। मैडम यू वीइंग को हग कर लेती हैं और वो कुछ देर वीइंग को इसी तरह रखती है। इसके बाद मैडम यू वीइंग के फेस की ओर देखती हैं और बोलती हैं, वीइंग, तुम हमारे बेटे नहीं हो। तुम वी चांग से और कैंग से सरन के बेटे हो। वीइंग मैडम यू की ओर देखता है और बोलता है, ये कौन है? क्या आप? मैडम यू वीइंग की ओर देखती है और बोलती है, हाँ, तुम्हारी माँ एक फॉक्स थी। ये सुनकर वीइंग बहुत ही हैरान हो जाता है। क्या? वीइंग मैडम यू की ओर देखता है और बोलता है, क्या क्या आप क्या बोल रही हैं? तभी मैडम यू वीइंग को सब बताना शुरू करती है। आज से कुछ साल पहले सभी कबीले बहुत खुश रहा करते थे। प्रमुख 6 कबीलों में से एक तुम्हारे कबीला भी था, जिसके कुल प्रमुख तुम्हारे पिता वी चंग से हुआ करते थे। तुम्हारे पिता ने कभी भी किसी युद्ध में भाग नहीं लिया। वो बस शांति चाहते थे और वो युद्ध करना नहीं चाहते थे। उन्हें युद्ध से नफरत थी क्योंकि वो किसी को भी हर्ट करना नहीं चाहते थे। सभी कबीले अपनी जगह बहुत अच्छे से रह रहे थे, लेकिन एक दिन सभी कबीलों को एक संदेश मिलता है जो कि जिन कबीले से आया था। उस संदेश में जिन कबीले ने एक फिनिक्स मेले का आयोजन किया था, जहां सभी प्रमुख 6 कबीलों को बुलाया गया था, जिसमें तुम्हारे पिता भी शामिल थे। फिनिक्स मेले का आयोजन बहुत बड़े तौर पर किया गया। हर एक कबीले से सभी कुल प्रमुख आए और उनकी सेना भी आई। तुम्हारे पिता भी थे। लैन कबीले के कुल प्रमुख चिंग हेंजुन और जियांग कबीले के कुल प्रमुख जियांग फेंगमियान, ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इनके पास बहुत बढ़िया अवसर था। ये सभी एक साथ मिले। बहुत अच्छे से मेले का आयोजन हुआ। सभी लोगों ने इस मेले में भाग लिया। बहुत सारी प्रतियोगिताएं भी रखी गई। मेले का आखिरी दिन था। जिन कबीले ने एक शिकार का आयोजन किया, जिसमें तुम्हारे पिता ने भी भाग लिया। सभी कबीले के कुल प्रमुख ये चाहते थे कि वी चांग से इस शिकार में हिस्सा ले, तो उन्हें सभी की बात माननी पड़ी और वो इस शिकार में भाग लेने के लिए मान गए। सभी कुल प्रमुख जंगल में शिकार करने के लिए चले गए। तुम्हारे पिता शिकार कर रहे थे, तभी उन्हें एक जानवर दिखाई देता है जो एक पेड़ के पास बैठा हुआ था। उसे बहुत ज़्यादा चोटें लगी हुई थी, जो कि बिल्कुल सफ़ेद था। तुम्हारे पिता उसके पास गए और वो देखते हैं कि उसे बहुत ज़्यादा चोटें लगी हुई हैं। तभी उस जानवर की ओर एक तीर आ रहा था जो कि उसे लगने ही वाला था, लेकिन तुम्हारे पिता ने उसे रोक दिया। उस जानवर को बचाने के लिए वो तीर उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, जिससे तुम्हारे पिता घायल हो गए, लेकिन उन्होंने उस जानवर को बचा लिया। जब वो उसे लेकर सभी के पास पहुंचे तो वैन रूहान ने जैसे ही उस जानवर को देखा तो वो उनसे झगड़ा करने लगा और बोला कि ये उनका शिकार था। वी चांगसे ने उन्हें उनसे छीन लिया था, लेकिन वी चांगसे ने उस जानवर को देखा जो कि बहुत ही मासूम था और बहुत ही छोटा था, जिसे देखने के बाद वी चांगसे ने वैन रूहान से बोल दिया कि नहीं, उन्हें अगर ये चाहिए था तो वो पहले इसका शिकार करते। अब उन्होंने उसे पकड़ा है तो वो उसे अपने साथ ही रखेंगे। सभी कबीले के कुल प्रमुख भी इस बात से सहमत हुए, लेकिन न जाने क्यों वैन रूहान इस चीज़ से बिल्कुल खुश नहीं था। वो बार बार उसी जानवर की ओर ही देख रहा था। तुम्हारे पिता उस जानवर को लेकर अपनी कबीला वापस लौट गए। इसके बाद सभी लोग अपनी कबीला वापस लौट गए थे। फिनिक्स मेले का आयोजन अब खत्म हो चुका था। तुम्हारे पिता जब उसे लेकर अपनी कबीला पहुंचे तो वो देखते हैं कि वो छोटा सा जानवर तो एक लोमड़ी है। ये देखने के बाद वो बहुत ही हैरान हुई कि एक फॉक्स, उन्हें तो समझ नहीं आया। फिर वो उसकी ओर देखते हैं जो कि बहुत मासूम थी। उन्हें उस पर बहुत ही ज़्यादा दया आती है और वो देखते हैं कि उसे बहुत सारी चोटें लगी हुई हैं। सबसे पहले वो उसका इलाज करते हैं। वो देखते हैं कि ये जानवर बहुत ही डर रहा है।
तो वो उसे बहुत ही कंफर्टेबल फ़ील कराते हैं। कुछ दिनों में ही वो फॉक्स उनके साथ बहुत ही अच्छे से रहने लगी थी। उन्हें पता भी नहीं था कि कब वो उससे इतना जुड़ गई। वो इसी तरह से 1 महीना बीत गया। एक रात जब तुम्हारे पिता सोए हुए थे तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके कमरे में बहुत ज़्यादा रोशनी है। वो धीरे-धीरे जैसे ही अपनी आँखें खोलते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपने सामने देखा उसे देखकर तो वो पूरी तरह शॉक में आ गए थे। एक गर्ल वहाँ खड़ी हुई थी जिसके 9 टेल्स थी, उसके कान बड़े-बड़े थे, उसके बहुत ही ब्यूटीफुल हेयर थे जो कि लगभग उसके घुटनों से भी नीचे थे। ये देखकर तो वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। वी चांग से तो बस उसे देखने में ही लगे रहते हैं। धीरे-धीरे वो वुमन अपने असली रूप में आ जाती हैं और वो पूरी तरह से एक ह्यूमन बन जाती हैं। वी चांगचे को तो कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ। तभी वो फॉक्स उनके पास आती हैं और वो उन्हें सब चीज़ें बता देती हैं कि उनके साथ क्या हुआ। उनका एक छोटा-सा परिवार था जिसमें वो और उसके माता-पिता एक जंगल में रहा करते थे। लेकिन एक दिन न जाने कैसे जब वो वापस घर आई तो उसने देखा किसी ने उसके माता-पिता को मार दिया है और वो उन्हें भी मार रहा था। मुझे कुछ नहीं पता था क्योंकि उस टाइम मैं बहुत छोटी थी। मैंने अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना शुरू कर दिया। मुझे बहुत ज़्यादा चोटें लग गई थी। उसके बाद मैं बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि मैं पूरे 1 महीने से बेहोश हूँ। मुझे उन्होंने ही बताया कि मैं एक फॉक्स हूँ। मेरे परिवार ने मुझे एक वरदान के तौर पर पाया था क्योंकि मेरे माता-पिता को बहुत समय तक कोई बच्चे नहीं हुए, जिस वजह से उन्होंने भगवान की पूजा की और भगवान ने उन्हें एक गिफ्ट के तौर पर मुझे दिया। लेकिन अब वो इंसान मुझे मार डालना चाहता है क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं जिन्हें वो पाना चाहता है, इसीलिए अब वो मुझे भी मारेगा। तब से मैं उन्हीं के साथ थी, लेकिन न जाने एक दिन कब उसने मुझे और मेरी गुरु माँ बाशन शरण को भी ढूँढ लिया और उन्हें कैद कर लिया और उसने मुझे मारने की कोशिश की। लेकिन बाशन शरण मेरी गुरु माँ ने मुझे किसी तरह से बचाकर वहाँ से भेज दिया। मुझे बहुत ज़्यादा चोटें लग गई थी, लेकिन फिर भी मैं वहाँ से भाग आई और मैं आपको मिली। जब वी चांग से ये सब सुनते हैं तो उन्हें भी बहुत बुरा लगता है और वो उनसे बोलते हैं, क्या अब आप अपनी गुरुमा को ढूँढना चाहती हैं? तभी उन्होंने कहा कि नहीं, मैं उन्हें नहीं ढूँढ सकती। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उनके पास कभी न जाऊँ क्योंकि वो अपना ख़्याल रख सकती हैं और वो कब वहाँ से गायब हो जाएँगी उन्हें खुद भी नहीं पता। इसीलिए वो बस अपनी जान बचाकर भागी। इसीलिए मैं कभी उनसे दोबारा नहीं मिली और मुझे नहीं पता कि मैं उनसे कभी मिल भी पाऊँगी या नहीं। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वे चांगसे को ये सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा हर्टिंग फील होता है और वो उसे वहीं रुकने के लिए बोल देते हैं। इसी तरह से कुछ महीने और बीत जाते हैं। तुम्हारे माता-पिता को एक दूसरे से कब प्यार हो गया उन्हें पता ही नहीं चला और तुम्हारे पिता ने उनकी सभी सच्चाई को जानते हुए उनसे शादी की। तुम्हारे पिता ने शादी को बहुत ही सिंपल तरीके से रखा। सिर्फ 5 कबीलों के कुल प्रमुख को ही बुलाया गया और एक छोटे से समारोह के अंदर तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ से शादी कर ली। लेकिन वैन रूहान इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो बस तुम्हारी माँ को ही देखे जा रहा था। ये उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो वैन रूहान को वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं क्योंकि वैन रूहान ने तुम्हारी माँ पर बहुत ही घटिया इल्ज़ाम लगाए थे, जिसे सुनने के बाद वे चांग से अपने आप को रोक नहीं पाई और वो वैन कबीले से अपने सभी संबंधों को तोड़ लेते हैं। वैन रूहान गुस्से में वहाँ से चला गया था और वो जाते वक्त बोल कर गया था कि वो एक दिन यहाँ ज़रूर आएगा और उन सभी को इसकी सज़ा देगा। इसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम बीत गया, लगभग 1 साल हो गया था उस बात को। तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया। तुम बहुत सुंदर थी वी यिंग। तुम्हें देखने के लिए मैं और जियांग फेंगमियान लैन कबीले से मैडम यू और सभी आए हुए थे। उस वक्त मैं भी प्रेग्नेंट थी। मेरे पेट में भी मेरा बच्चा था। उस वक्त मैं तीसरी बार माँ बनने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर हमला हो गया। वैन रूहान ने तुम्हारे कबीले पर हमला कर दिया। न जाने उसे कहाँ से पता चल गया तुम्हारी माँ की सच्चाई और वो सभी के सामने ये बता देते हैं कि तुम्हारी माँ एक फॉक्स है, सभी के लिए खतरा है। लेकिन तुम्हारे पिता ने इस बात को कभी नहीं माना। तुम्हारे कबीले के लोगों ने भी तुम्हारे पिता का ही साथ दिया, लेकिन वैन रूहान ने जब ये देखा कि सभी कबीले वैन रूहान के खिलाफ हो गए हैं तो उसने एक चाल चली और उसने अपनी गलती को मान लिया और फिर से सभी चीज़ों को ठीक कर दिया।
फिर से सभी चीज़ें ठीक हो गई और सभी कबीले भी अपने सेक्ट वापस लौट गए। लेकिन धीरे धीरे करके सभी कबीले के लोग मरने लगे। उनके कबीले के लोगों को किसी जानवर के द्वारा मारा जाने लगा। सभी लोग ये देखकर बहुत हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, सभी कबीले के लोगों को ऐसे कौन मार रहा है, वो भी इतनी बुरी तरह से। ऐसा लग रहा हो जैसे उनकी बॉडी को किसी शैतान को बलि दी गई हो। उन्हें जानवर के द्वारा मारा जाना धीरे धीरे सभी कबीले के लोगों को वी कबीले पर शक होने लगा, क्योंकि सिर्फ एक वी कबीला ही ऐसा था जहाँ के लोगों को नहीं मारा गया था। और सभी धीरे धीरे इसी बात को मानने लगे कि वी कबीले की महारानी कैंगसेसर ने ही ये सब किया है। वो वैसे भी एक फॉक्स हैं, जानवर है, वो ऐसा कर सकती है, न जाने वो किस शैतान को बलि दे रही हैं। और सभी कबीले धीरे धीरे वी कबीले से दूर होने लगे। सबसे ज़्यादा हत्याएं लैन कबीले में हुई। सभी सबूत इसी ओर इशारा कर रहे थे कि ये सब वी कबीला ही कर रहा है। इसके बाद गुरुजी लैन ने वी कबीले से सभी रिश्तों को तोड़ दिया और अपने सभी संबंधों को भी ख़त्म कर दिया। इसमें जिंगहानमजुन भी कुछ नहीं कर पाए और उन्हें भी धीरे धीरे यही लगने लगा कि ये सब वी कबीला ही कर रहा है। उन्हें एक बार बस उनसे बात करनी थी और वो जानना चाहते थे कि ये सब क्या हो रहा है। इसलिए उन्होंने जियांग कबीले में एक संदेश भेजा जियांग फैंगम्यान को, और उन्होंने मिलकर यही निर्णय लिया कि वो वी कबीला जाएंगे और तुम्हारे पिता से बात करेंगे। इस मीटिंग के बारे में किसी को भी नहीं बताया गया था, लेकिन न जाने कैसे वैन रूहान को पता चल गया। उसी दिन वी कबीले पर फिर से हमला हुआ। मैं भी वहाँ थी, लैन कबीले की महारानी भी थी, और हम सभी एक जगह बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। तभी हमें किसी ने आकर ये बताया कि वी चोंगसे ने तुम्हारे माता पिता को मार डाला है। ये सुनने के बाद सभी हैरान थे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। जब हम सब वहाँ पहुँचे तो हमने वहाँ पर वी चोंगसे को देखा, जो अपने हाथ में एक तलवार लिए खड़े हुए थे और उनके हाथ में खून था, और लैन कबीले के कुल प्रमुख वहाँ नीचे गिरे हुए थे। कुछ टाइम के बाद वहाँ पर एक अंधेरा सा छा गया। उस अंधेरे के अंदर किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ को लेकर वहाँ से थोड़ा दूर हो गई, लेकिन जब अंधेरा हटा तो वहाँ पर मैडम लैन भी मरी हुई थी। सभी का इल्ज़ाम तुम्हारे पिता पर लगा और वैन कबीले ने बहुत बुरी तरह से सभी को मार डाला। उस युद्ध में मैंने भी अपने बेटे को खो दिया, उस युद्ध में वो भी मर गया। जब बाकी कबीलों को ये पता चला कि यहाँ पर क्या हुआ था, सभी को यही बताया गया कि वी चोंगसे ने ही लैन कबीले के कुल प्रमुख और महारानी को मारा है। इसके बाद तुम्हारे पिता अपने आप को बिल्कुल माफ़ नहीं कर पाए। उन्होंने किसी को नहीं बताया कि यहाँ पर क्या हुआ। वो बस तुम्हें बचाना चाहते थे, क्योंकि वैन रोहान तुम्हें भी मारना चाहता था। तुम्हारे पिता ने तुम्हें मुझे देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं। उस वक्त तुम बहुत छोटे थे, तुम बहुत ज़्यादा रो रहे थे, तुम अपनी माँ से दूर होना ही नहीं चाहते थे। तभी तुम्हारी माँ ने एक बहुत ही कठोर फैसला किया। उन्होंने तुम्हारी सारी यादें मिटा दी और मुझे दे दिया और कहा कि मैं तुम्हें अपनी बेटी की जैसा ही बड़ा करूं। मैंने उनकी इस बात को भी मान लिया और तुम्हें अपने साथ वहाँ से बचा कर ले आई। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई जो तुम्हें शायद पता भी नहीं था। लैन कबीला जियांग कबीले के बहुत ही बुरे दुश्मन हो गई, क्योंकि तुम्हारे पिता का इन सब चीज़ों में कोई हाथ नहीं था। वो ये जानते थे, इसीलिए उन्होंने कभी इस बात को नहीं माना। जियांग कबीला सभी कबीलों से दूर हो गया और हमने तुम्हें अपने बेटे की तरह बड़ा किया। गुरुजी लैन ने यही मान लिया कि वी चोंगसे ने ही उनके कुल प्रमुख और महारानी की हत्या की थी। उस युद्ध के अंदर वैन रूहान भी मारा गया। इस युद्ध के बाद सभी लोग वी कबीले के खिलाफ हो गए और सभी कुल प्रमुखों ने वी कबीले को नष्ट करने के लिए बोल दिया। तुम्हारी कबीले के सभी लोगों को मार दिया गया। बहुत मुश्किल से मैंने तुम्हें उन सभी से छुपा कर रखा। वैन हॉर्न को मारने के बाद वी चोंगसे और कैंगसेसेरन कहाँ चले गए किसी को भी नहीं पता। उनके बारे में कभी किसी को नहीं पता चला। आज तक उन्हें कभी नहीं देखा गया, किसी ने उन्हें कहीं नहीं देखा। लेकिन उन्होंने कहा था कि वो एक दिन तुम्हें लेने के लिए वापस आएंगी, लेकिन आज तक वो कभी भी वापस नहीं आए। मुझे नहीं पता भी कि वो अब जिंदा भी है या नहीं।
वे यिंग ये सब सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना सब हो गया था और उसे कुछ पता भी नहीं था। मैडम यू और जियांग फेंगमियान ने उसे हर चीज़ से बचाया। वो उन्हें टाइटली होल्ड कर लेता है। तभी मैडम यू वेइंग की ओर देखती हैं और बोलती हैं, वेइंग, मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं होने दूंगी। तुम वापस मेरे साथ जियांग कबीला चलोगे, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि लैन गुरुजी ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी पता है कि तुम्हारी माँ और पिताजी जिंदा हैं और वो तुम्हारे ज़रिए उन तक पहुँचना चाहते हैं। वो अभी तक उस बात को नहीं भुला पाए और उन्होंने अपने दोनों राजकुमारों के मन में भी उसी बात को डाल दिया है। इसीलिए वो तुमसे शायद नफरत करता है कि तुम्हारे पिता ने ही उनके माता पिता को मारा था, इसीलिए वो ये सब कर रहा है। यही वजह है कि उन्होंने हमें भी मजबूर किया और तुम्हारी शादी उन्होंने अपने दोनों राजकुमारों से करवाई। बीजिंग, मुझे माफ़ कर देना। मैं मैं तुम्हें ये सब चीज़ों से नहीं बचा पाई। मुझे माफ़ कर दो बीजिंग। बीजिंग उनकी ओर देखता है और बोलता है, नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, मैं जानता हूँ। इसके बाद महारानी यू अपने आप को संभालती हैं और वो वीइंग को खड़ा करती हैं और बोलती हैं, चलो वीइंग, हम यहाँ से वापस चलेंगे और मैं अब तुम्हें वापस तुम्हारे कबीला, तुम्हारे माता पिता के पास भेजूंगी। मैं जानती हूँ कि उन्हें वापस कैसे बुलाना है। ये बोलकर वो वीइंग को वहाँ से ले जाने लगती हैं। लेकिन तभी वांग जी उनके सामने आता है और बोलता है, आप मेरी ओमेगा वाइफ को यहाँ से नहीं ले जा सकती हैं। इस वक्त वांग जी की आंखों में बहुत गुस्सा था और वो जल्दी से विंग का हाथ पकड़ता है और उसे फिर से अंदर ले जाने लगता है। महारानी यू बहुत गुस्से में आती हैं और बोलती हैं, नहीं, इससे दूर रहो, तुम इसके लायक नहीं हो। तुम अपने घटिया विचारों की वजह से किसी और को हर्ट कर रहे हो। तुम्हें तो सच्चाई का पता भी नहीं है। वांग जी मैडम यू की ओर देखता है और बोलता है, मुझे किसी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए सच वही है जो मुझे मेरे अंकल ने बताया है और मुझे और किसी से कुछ भी नहीं जानना। और वो गुस्से में वेइंग की ओर देखता है और बोलता है, वेइंग, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंकल और आंटी सुरक्षित रहे तो इन्हें यहाँ से जाने के लिए बोल दो, वरना ये भी यहीं इसी वक्त जिंदा नहीं होंगे। वेइंग जब ये सब सुनता है तो वो अपनी आइज़ को बंद कर लेता है और कुछ सोचने लगता है। फिर से वो अपनी आइज़ को ओपन करता है और वो महारानी यू के पास जाता है और बोलता है, माँ, आपने मुझे इतना काबिल तो बनाया है कि मैं सभी चीज़ें ठीक कर सकूं। मुझे कुछ नहीं होगा, आप वापस लौट जाइए। मैं अपने अल्फ़ा को छोड़कर नहीं जाऊंगा और मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं सभी चीज़ें ठीक कर दूंगा। मेरी माता पर लगाया हुआ इल्ज़ाम मैं सभी चीज़ें ठीक कर दूंगा। महारानी यू विंग की ओर देखती हैं और बोलती है, विंग विंग, लेकिन विंग उन्हें आगे कुछ भी बोलने नहीं देता और वो उनसे बोल देता है कि वो यहीं रहेगा अपने अल्फ़ा के साथ, क्योंकि उसका अल्फ़ा ही उसके लिए सब कुछ है और वो सब ठीक कर देगा। इसके बाद जियांग फेंगमियान और महारानी यू भी वेइंग के उस फैसले का सम्मान करते हैं और वो फिर वहाँ से चले जाते हैं। वेइंग से जियांग चेंग बहुत गुस्सा होता है और वो उससे बात नहीं करता और वो वहाँ से चला जाता है। उन सभी के जाने के बाद वेइंग पीछे मुड़कर देखता है तो वांग जी वहाँ पर खड़ा हुआ था। वेइंग वांग जी की ओर देखता है और वो उसके पास आता है और बोलता है, राजकुमार, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई। इससे पहले कि वेइंग कुछ और बोल पाता, वांग जी ने सीधा वेइंग के फेस को टाइटली पकड़ा और वो उसके फेस को बहुत बुरी तरह से दबाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से जाने के बारे में सोचने की भी, सोचना भी मत कि तुम कभी यहाँ से निकल भी पाओगे। तुम्हारे दिमाग में ये सब आया क्यों? मुझे इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट तो देनी होगी ना, क्योंकि आज तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है। ये बोलकर वांग जी अपनी बिचन को वहीं रख देता है और वो वीइंग की ओर देखने लगता है। वीइंग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि वो जानता था कि अब वांग जी क्या करने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैंने इनकी स्टोरी को ज़्यादा लॉन्ग नहीं किया, बस एक शॉर्ट में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया, वरना आप सब बोलोगे कि दी बहुत बोरिंग हो रहा है। तो अगर आपको बोरिंग लगे तो आई एम सॉरी, लेकिन आगे के लिए ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। तो बाय बाय एवरीवन। देखते हैं हमारी वांग जी को आखिर अपनी गलती कैसे रियलाइज़ होती है और वीजिंग क्या करता है कि वो वांग जी को ये सच्चाई बता पाए कि उसके फादर ने उसके फादर को नहीं मारा है। तो चलिए एवरीवन, बाय बाय। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय एवरीवन।